नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देहरादून से खबर है, जहां संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत स्टोर का उद्घाटन खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। कृषि और अन्य उत्पादों को तैयार किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत रहे मौजूद। रूरल ग्रोथ सेंटर को दिया गया बढ़ावा। लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया जा रहा है। रूरल ग्रोथ सेंटर को दिया गया बढ़ावा। लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत स्टोर का उद्घाटन सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उद्घाटन किया। कृषि और अन्य उत्पादों को तैयार किया जाएगा। कृषि और अन्य उत्पादों को तैयार किया जाएगा। संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत इस स्टोर का उद्घाटन किया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ही इस स्टोर का उद्घाटन किया, जहां पर खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे। यहां कृषि और अन्य उत्पादों को तैयार किया जाएगा। लोकल फॉर वोकल, इसी पर ही जोर दिया जा रहा है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना हो। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसी पर ही पूरा जोर दिया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए इस स्टोर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। रूरल ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा दिया गया। लोकल फॉर वोकल पर पूरा जोर दिया जा रहा है। संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत इस स्टोर का उद्घाटन खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स फिलहाल प्रमोट किए जा रहे हैं, ताकि जो वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जा सके, आत्मनिर्भरता और मजबूत की जा सके। कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद रहे। यहाँ पर आज जायका के द्वारा जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं और उनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो जो उत्पाद कर रहे हैं उसके लिए एक सेल पॉइंट उसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक उत्पाद अभी उपलब्ध हैं। एक और जहाँ जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने जो रूरल ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट की अवधारणा की थी, अब वो धरातल पर नज़र आने लगी है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा। एक नजर टाइगर
उत्तराखंड के हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में मां गंगा के घाटों पर फूल माला, चूड़ी, बिंदी बेचने वाले लघु व्यापारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को ई माध्यम से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए इन लोगों ने मांग की है कि महाकुंभ मेला 2021 के दृष्टिगत घाटों पर फुटकर फूल प्रसाद बेचने वाले लघु व्यापारियों को मेला क्षेत्र में वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित कर स्वतंत्र रूप से स्वरोजगार करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा, हम लोग कोरोना काल की मार झेल रहे हैं, बेरोजगार होने की वजह से भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। हम जहां भी व्यापार करने जा रहे हैं वहीं हमें 6 महीने के लिए हटने के लिए कहा जा रहा है। हमारे लिए प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। 2021 में उत्तराखंड में कुंभ को लेकर आयोजन चल रहा है। इस बीच ये लोग भी कह रहे हैं कि जो इनके पास इतनी तमाम दिक्कतें हैं, उनका समाधान अब ये कुंभ है, इनको परमिशन दी जानी चाहिए ताकि ये लोग भी कुछ कमाई कर पाएं। बेरोल पार्क में बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। यहाँ लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जहाँ भी जाते हैं वो लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए आपको हटना पड़ेगा। अभी तो भुखमरी की कंगार पे हम लोग सब खड़े हुए हैं यहाँ पे, और अभी कोरोना काल से अभी निकले हैं हम, और आगे हमारा ना सावन हुआ है ना सीजन हुआ है। सब लोग बहुत परेशान है, बहुत लोग बेघर भी हो गए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, यहाँ पर तमाम जो है घाटों पर लगभग मैं समझता हूँ तो 3 से 3.5 हज़ार हमारा स्ट्रीट वेंडर है जो रेडी पटरी लगाकर अपना कारोबार करता है। फूल प्रसाद, बिंदी, चूड़ी, माला बेचकर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो कुंभ मेले के जो सौंदर्यकरण हो रहे हैं, कुंभ मेले की जो व्यवस्था हो रही है, तमाम लोगों को जो है उनके कारोबारी स्थलों से हटाया गया है, जो मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। क्योंकि राज्य में 25 मई 2016 को राज्य सरकार द्वारा रेडी पटरी वालों को संरक्षण देने के लिए पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, नगरीय फेरी नीति नियमावली का गठन किया जा चुका है। उसके अकॉर्डिंग, उसी के मानकों के तहत आज पूरे पंचपुरी क्षेत्र के अंदर 15 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां पर रेडी पटरी वालों को स्थापित किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में रात में बाहर सोने को मजबूर हैं श्रद्धालु, और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में धाम में भक्तों की भारी भीड़ है और व्यवस्था कुछ नहीं, न खाने पीने की न ठहरने की। कोरोना गाइडलाइंस की इस बीच धज्जियां उड़ रही हैं। धाम में पहुंचे लगभग 6000 तीर्थयात्री, अब तक लगभग 96,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर से 400 मीटर तक लंबी कतारें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। इससे पहले जहां 3000 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, अब यह आंकड़ा 6000 का हो चुका है, और इससे भी ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं रोज। धाम में 400 मीटर की लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालुओं को बाबा का इंतजार करना पड़ रहा है। धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते ही अव्यवस्थाएं भी फैलनी शुरू हो चुकी हैं। रहने की व्यवस्था होती नहीं, और रात में सैकड़ों तीर्थयात्री मंदिर परिसर के बाहर ठंड में सोने को मजबूर हैं। देखिए, केदार बाबा के दर्शन के लिए लगातार हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, और यात्रियों के वहां पहुंचने से अब अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि पहले आंकड़ा 3000 का था, लेकिन अब ऑलमोस्ट डबल यानी 6000 और उससे भी ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ पहाड़ों में बसे बाबा केदार, जिनके दर्शन के लिए भक्त सैकड़ों मील कुछ तो पैदल तक चल के जा रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पर रहने का कोई ठिकाना, ना खाने पीने का। ऐसे में लोग मंदिर के बाहर ही सो रहे हैं। रहने और खाने की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही, और चारों तरफ ऐसे ही अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। और इसी बीच, इन अव्यवस्थाओं के बीच ही कोरोना का प्रोटोकॉल टूट रहा है। बैग लो, फिर अपना बैग लगा। पवन ये वन साइड
खबर हरिद्वार से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में गड़बड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1700 परिवार निकले अपात्र। खुद को आवासहीन बताकर योजना के लिए आवेदन किया था। करीब 19,000 आवासहीन परिवारों ने आवेदन किए थे। सुमित सैनी संवाददाता। सुमित, 1700 ऐसे परिवार जो अपात्र थे, खुद को आवासहीन बता रहे थे और योजना के लिए आवेदन कर रहे थे, कैसे खुलासा हुआ और इन पर क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, लगभग यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 19,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जो उन पे के लोग पोर्टल पे भी डाले गए थे ये लोग। तो इसमें 1700 लोग अपात्र पाए गए। जो जांच की गई तो जांच में ये 1700 लोग अपात्र पाए गए। इसमें से कुछ लोग तो वहाँ पर मौके पर मतलब गाँव ही छोड़कर चले गए हैं और कुछ लोग वो उसमें क्राइटेरिया में नहीं हो रहे थे। तो उसके चलते 1700 लोगों को इनको पोर्टल से भी हटाया जा रहा है और इनके ऊपर पूरी तरह से और आगे और भी जो है उनकी भी जांच की जा रही है कि कौन अपात्र है, अभी अपात्र हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल सुमित पूरी जानकारी के लिए। करीब 19,000 आवासहीन परिवारों ने आवेदन किए थे। देखिए, हैरत की बात यह है कि उनमें सबसे ज्यादा तो वही लोग थे जिन्होंने फर्जी तरीके से अप्लाई किया था। 1700, 19,000 में 1700 ऐसे जो कि अपात्र थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में गड़बड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1700 परिवार ऐसे थे जो अपात्र थे। खुद को आवासहीन बताकर योजना के लिए आवेदन किया था और लाभ लेना चाहते थे। रुद्रप्रयाग में जिले का अंतिम गांव गोंडार सड़क मार्ग से जल्द ही जुड़ जाएगा। भारत सरकार से गांव के लिए स्वीकृत राशि तलसारी तो गोंडार मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से अब जरूरी धनराशि जमा करने पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगभग 1 वर्ष में गांव तक सड़क बनकर तैयार होने की संभावना और ग्रामीणों को वर्षों से मीलों पैदल चलने की समस्या से निजात मिल पाएगी। गोंडार मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा इस पे 26 अक्टूबर 2020 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह मोटर मार्ग केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के मध्य है और काफी समय के बाद जो है इस पे सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की एक अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करनी होगी। प्रस्तावक विभाग द्वारा जैसे ही अनुपालन आख्या इस प्रभाग को प्रेषित की जाती है उसे भारत सरकार को वितरित किया जाएगा और इस प्रभाग द्वारा मोटर रोड कार्य जो है उसको प्रारंभ करने। उत्तराखंड के नैनीताल में भी छात्र लंबे इंतजार के बाद अब स्कूल पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार की जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जिले में आज से विद्यालयों में 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचकर खुश भी नजर आए। हालांकि पहले दिन केवल 10% ही बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी कराया गया। स्कूल पहुंचे छात्रों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन उनको ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा था, लेकिन घर में एक ही मोबाइल होने से पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। छात्रों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की अपेक्षा स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए अध्याय ज्यादा सरलता से समझ में आते हैं और जो उन्हें समझ में नहीं आता था उसका समाधान भी तुरंत ही हो जाया करता था। दो नवंबर से विद्यालय हाई स्कूल और इंटर की क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो तब से जो है हम इसकी तैयारी में जुट के जैसे सबसे पहले परिसर की सफाई है, कक्षा की सफाई है और शौचालय की सफाई है और बच्चों की जो पीने के पानी है वहाँ की साफ़ सफाई है। और इसके बाद फिर फर्नीचर है, बच्चों की सीटिंग की व्यवस्था है और जिस रूम में बच्चे बिताने का हमने वो बना रखी थी प्लान, इसकी साफ़ सफाई 2 नवंबर से विद्यालय। काश्तकारों को इसका फ़ायदा है। ये तो ऐसी जगह है आप एक रूम में तैयार कर सकते हैं।
आप के पास छोटा सा कमरा है उसमें तैयार कर सकते हैं, झोपड़ी है उसमें तैयार कर सकते हैं, और 2 महीने में तैयार होता है और अपना खर्चा निकाल के आदमी अपना खर्चा चला सकता है। बहुत अच्छा, बहुत कम जगह में इसको कर सकता है। क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, हाँ, हल्दीचोड़ क्षेत्र में पहला प्लांट है। उत्तराखंड से सांसद निर्वाचित हुए नरेश बंसल राज्यसभा सीट के लिए। नरेश बंसल को सर्टिफिकेट दिया गया। नरेश बंसल को सर्टिफिकेट मिला है। सचिव मुकेश सिंघल ने बंसल को दिया सर्टिफिकेट। सांसद घोषित होने पर बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। विधानसभा में सीएम त्रिवेंद्र और बीजेपी अध्यक्ष रहे मौजूद। कांग्रेस से किसी ने नहीं किया था नामांकन। लंबे समय तक उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन चला। उस आंदोलन में हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष किया। तत्कालीन सरकारों के अत्याचारों को झेला। अनेक नौजवान साथियों ने अपनी शहादत दी। जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन हुआ, उन आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को समझकर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको पृथक राज्य दिया। उनके सपनों को साकार करने में श्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान की हमारी सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन कामों को आगे बढ़ाकर उन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। फ़हीम तन्हा जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर फ़हीम। राज्यसभा की सीट के बाद बीजेपी में काफी उत्साह और जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्साह जोश है। और जिस तरीके से नरेश बंसल ने बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी, उत्तराखंड सरकार, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनकी जो योजनाएं हैं उसको लेकर के, दूसरा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का सपनों का उत्तराखंड और उत्तराखंड से संबंधित विकास की जो चीजें होंगी उनमें वो अपना योगदान देंगे। तो एक बात तो ये, और दूसरा जो अभी तक अगर हम पिछले राज्यसभा के सांसद देखें, जैसे कांग्रेस की जो राज बब्बर इस सीट पर हैं जो खाली हो रही है 25 नवंबर को, उससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी थी, तो वो बाहरी के तौर पर उनको देखा गया और ये मांग की जा रही थी और जनभावना थी कि राज्य का स्थानीय स्तर का कोई नेता होना चाहिए ताकि वो राज्यसभा में जाकर भी उत्तराखंड से जुड़ा रहे। तो ये एक बड़ी बात थी जिसको लेकर के काफी उत्साह रहा है नरेश बंसल के निर्वाचित होने के बाद। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इस निर्वाचन को लेकर के। और राज्यसभा में आज चूंकि अभी चुनाव तो 9 नवंबर को था, लेकिन चूंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया था, कांग्रेस ने पहले ही मना कर दिया था कि हम कोई नामांकन नहीं करेंगे। विधानसभा में केवल 11 सदस्यों का उनके पास सीट है, तो लिहाजा ये एक तरीके से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, बहुत उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, और पूरे सदन का ऐसे निर्विरोध में बहुमत माना जाता है, पूरा सपोर्ट माना जाता है। तो ये एक अच्छी बात हुई है नरेश बंसल के साथ। और जिस तरीके से हमने देखा कि जुलूस कितने जोश के साथ निकला है पूरे शहर में, लगभग पूरे जो मुख्य मार्ग हैं देहरादून के, बाजार के जो सेंट्रल देहरादून है, वहाँ पूरा जुलूस निकाला गया है और सभी ने इसमें उत्साह के साथ भाग लिया है और उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा में उस तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य के हित और विकास को ध्यान में रखेंगे। जी चलिए फ़हीम, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बाजपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से दर्जनों फर्जी रॉयल्टी के साथ फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जगन्नाथपुर में एक सीएससी सेंटर में फर्जी रॉयल्टी सहित अन्य दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने का काम किया। पुलिस ने तत्परता दिखाई और सीएससी सेंटर पर औचक छापेमारी की। भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। ये सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में हमारे पुलिस टीम को सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि वहाँ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फर्जी रॉयल्टी जनरेट करता है। इसके अलावा जो लोगों के आधार कार्ड हैं वो भी फर्जी काफ़ी बड़े लेवल पे बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा। इस पे सूचना पर काम करते हुए हमारी जो बाजपुर थाना पुलिस की टीम है
इनके द्वारा कल रेड दी गई मोहम्मद अकरम जो नाम का व्यक्ति है उसकी दुकान पर। तो उसके जो दुकान के पीछे वाला कमरा है उससे पूरे सॉफ्टवेयर और जो फर्जी रॉयल्टी हैं वो सारी प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक बड़े लेवल पे जो है फर्जी रॉयल्टी बना करके ये सरकार को राजस्व का चूना लगाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। हमें जो रॉयल्टी प्राप्त हुई है वो उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड दोनों राज्यों की हैं। इसमें इनसे जब पूछताछ हुई है, इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है। यूपी में जो हमारी है मैनुअल रॉयल्टी बनती है, तो उसमें ये लोग पुराने रॉयल्टीज़ के होलोग्राम को यूज़ कर उसको इस्तेमाल करते थे। उत्तराखंड में जो रॉयल्टी है वो ऑनलाइन है, तो QR जनरेटर एक ऐप आता है, मोबाइल ऐप, उसको ये इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड की रॉयल्टी जनरेट करते थे। और इसके अलावा इनके पास से कई IT कार्ड जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड होते हैं वो भी बहुत सारे फेक मिले हैं, और आधार कार्ड वगैरह भी मिले हैं। कुछ स्टैम्प भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के जो रामपुर SDM खाना अधिकारी रामपुर, और अन्य डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। बाकी इसका एक साथी आज़म जो फरार चल रहा है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस टीम के द्वारा। ये अच्छा एक काम। रुद्रप्रयाग जिले की 4 तहसीलों में 52 पटवारी चौकियां बनाई गई हैं। इन पटवारी जो चौकियां हैं उसमें राजस्व उप निरीक्षक बैठकर जनता की समस्याओं को दूर करते थे, लेकिन अब राजस्व उप निरीक्षक पटवारी चौकियों में बैठने की बजाय सुविधाजनक स्थानों पर रहकर अपना कार्यालय खोले बैठे हैं, जिस कारण से भारी लागत से निर्मित चौकियां अब शोपीस बनकर रह गई। इन चौकियों में मकड़े के जाले लगे हुए हैं। चारों ओर घास के चलते ये चौकियां अब जंगल में तब्दील हो चुकी हैं। चौकियों के साथ साथ ऐसा ही हाल पंचायत भवनों का भी है। पंचायत मंत्री और ग्राम विकास अधिकारी न्याय पंचायत स्तर के पंचायत भवनों में कभी आते नहीं, और ये भी अपने अपने कार्यालय खोलकर सुविधाजनक स्थलों पर बैठे हुए हैं। तरह की शिकायतें लगभग सभी क्षेत्रों से आ रही हैं, चाहे वो बचन सिंह हो, चाहे भरदार हो, चाहे आपके सिलगढ़ हो, लगभग सभी जगह से ये शिकायतें आ रही हैं। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कार्यालयों की बजाय बाज़ारों में सुविधाजनक स्थानों पर रह रहे हैं, और उसकी वजह से जनता को असुविधा हो रही है। मैं आज ही जिलाधिकारी से संदर्भ में वार्ता करूंगा, मुख्य विकास अधिकारी से भी वार्ता की जाएगी, और बहुत सख्ती से ये निर्देश जारी करवाए जाएंगे कि सभी लोग जो हैं अपनी अपनी चौकियों पे, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पे उनको नियुक्ति दी गई है वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर करें, और जब तक कोई अपरिहार्य कारण न हो तब तक। खाई में गिरने से महिला की मौत हो गई। मसूरी में 2 लोग घायल हुए हैं। घास काटते वक्त महिला का पैर फिसला, जिससे यह हादसा हुआ। मसूरी देहरादून मार्ग के गलौगी पावर हाउस के पास की घटना है। महिला को ढूंढने गए 2 और लोगों का भी पैर फिसल गया। उनको काफी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू टीम ने दोनों ही घायलों को खाड़ी से बाहर और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिएगा बड़ी बहस मेरे साथ।